प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम दश रूपक के तृतीय प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रूपक के जो 10 भेद हैं उनके लक्षणों की ओर हमने पढ़ना प्रारंभ किया है। अब तक हम नाटक, प्रकरण और भाण में क्या क्या समानताएं और क्या क्या लक्षण होने चाहिए उनके बारे में विस्तार पूर्वक पिछले अध्याय में पढ़ा। आज हम जो अगला भेद है रूपक का, व्यायोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। ख्याते इति वृत्तः व्यायोगः ख्यातोद्धत नराश्रयः हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम दीप्ता स्युर्डिमवत रसाः। कि अस्त्री निमित्त संग्रामो जामदग्नंजये यथा एकाह चरिते कांको व्यायोगो बहुनिर्भरैः। कि ख्यात व्यायोग का जो इतिवृत्त होता है वो इतिवृत्त ख्यात माने प्रसिद्ध होता है और ख्यात उद्धत नराश्रय है और उद्धत नायक पर आश्रित होता है। जो नायक कैसा होना चाहिए? ख्यात माने पुराण प्रसिद्ध, ऐसे उद्धत नायक पर वह आश्रित होता है। हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम, इसमें गर्भ और विमर्श संधि से हीन मन यह रहित होता है, अर्थात गर्भ और विमर्श संधि इसमें नहीं होती है। और दीप्ताः स्युः डिमवत रसा, और इसमें डिम रूपक भेद की तरह 6 प्रदीप्त रस होते हैं, अर्थात हास्य और श्रृंगार से भिन्न रसों का नियोजन इसमें हो सकता है। और अस्त्री निमित्त संग्राम है, और इसमें स्त्री के निमित्त युद्ध नहीं होता है। जैसा जामदग्नंजय यथा, जैसा जामदग्नंजय वध में पितृवध के कारण परशुराम ने युद्ध किया था, तो इस तरह से यह अस्त्री निमित्त युद्ध होता है। और एकाह अंक चरितैकांक है, और इसमें एक अंक होता है और एक है, एक ही दिन की कथा वर्णित होती है। और इसमें व्यायोगो बहुनिर्भरैः, और बहु माने बहुत सारे पुरुष पात्रों की बहुलता यहाँ देखी जाती है। इस प्रकार से जो व्यायोग नामक रूपक का भेद है वह इतिहास प्रसिद्ध हो, प्रख्यात हो, परंतु जो उद्धत नायक होता है वह भी इस इतिहास प्रसिद्ध होता है, गर्भ और विमर्श संधि से रहित होता है, डिम के समान इसमें सारे रस होते हैं, अस्त्री निमित्त संग्राम होता है, जैसा जामदग्नांजय नामक रूपक में हमें देखने को मिलता है। एक दिन की कथा का वर्णन होता है, एकांक है, एक ही अंक का होता है, और बहुनिर्भरैः व्यायोग है, और बहुत सारे पात्रों पर यह निर्भर होता है। इस प्रकार का जो रूपक का भेद है उसको व्यायोग कहा गया है। अथ समवकार है, इसके बाद जो भेद आता है वह समवकार नामक भेद है। कार्यम समवकारेपि आमुखम नाटकादिवत ख्यातम देवासुरम वस्तुर निर्विमर्शास्तु संधयः वृत्तयो मंदकेशिक्यो नेतारो देवदानकाः द्वादशो उदात्त विख्याता फलम तेषां पृथक पृथक बहुवीर रसा सर्वे यद्वत् अम्भोधि मंथने अंकै स्त्रीभिः स्त्री कपट स्त्री श्रृंगार स्त्री विद्रवः द्विसंधि अंकः प्रथम कार्यो द्वादश नालिकः चतुर द्विनालिकावन्त्यौ नालिका घटिकाद्वयं वस्तु स्वभाव देवार अरिकृताः स्युः कपटाश्रयः नगरोपरोध युद्धे वाताग्न्यादिक विद्रवाः धर्मार्थ कामैः श्रृंगारो नात्र बिंदु प्रवेशकौ विथ्यांगानि यथा लाभम कुर्यात् प्रहसने तथा। कि समवकार भी कैसा होता है? आमुखम नाटकादिवत, नाटक आदि की तरह आमुख इसमें होता है, नाटक की तरह इसका भी आमुख की नियोजना जो है वो कर देनी चाहिए। और इसकी जो प्रसिद्ध कथा होती है, ख्यातम देवासुरम वस्तुम, देव और असुरों से संबद्ध
ख्यात मन प्रसिद्ध वस्तु विषय वस्तु होती है। विमर्शास्तु संध्या है, और विमर्श संधि को छोड़ करके बाकी चारों संधियां इसमें व्याप्त होती है। वृत्तयोः मंदकेशिक्यो नेतारो देवमानवाः, वृत्तियां सभी होती है, परंतु मंदकेशिक्यो, केशी की वृत्ति जो होती है उसका स्वल्प समावेश होता है। और नेतारो देवदानकाः, इसमें नेता नायक जो है वो 12 की संख्या में होते हैं, और इतिहास प्रसिद्ध देव और दानव भी हो सकते हैं। इस तरह 12 विख्याता फलम तेषां पृथक पृथक, इन 12 नायकों की फल प्राप्ति भी पृथक पृथक होती है। और बहुवीर रसा सर्वे यद्वत अम्भोधि नंदने, इसमें सभी नायक वीर रस से परिपूर्ण होते हैं, और समुद्र मंथन से अम्भोधि कहा है समुद्र को, मंथन में परिलक्षित होते हैं। और अंकै स्त्रीभिः, 3 अंक होते हैं, और त्रिकपट, 3 प्रकार के कपट होते हैं। त्रिविद्रवः, 3 प्रकार के विद्रव, और त्रिविध श्रृंगारः, 3 प्रकार के श्रृंगार रहता है। और इसमें एक अंक में प्रथम कार्यो 12 नलिका है, चतुर्विध नालिकावन्त्यो नालिका घटिका द्वयम, इसके एक अंक में मुख तथा प्रतिमुख 2 प्रकार की संधियां होती है। इसकी कथा 24 घड़ी अर्थात 12 नालिका की 12 नालिका है, 12 नालिका की होती है। और शेष 2 अंक जो है वो क्रमशः 4 और 2 नालिका की कथा से युक्त होते हैं। नालिका से तात्पर्य 2 घड़ी से है। इसमें 3 कपट होते हैं जो वस्तु स्वभाव देवा अरिकृतैः, वस्तु स्वभाव के द्वारा, देवताओं के द्वारा, अरि शत्रु के द्वारा घटित होते हैं। तो ये 3 कपट जो हैं वो वस्तु स्वभाव के द्वारा, देवताओं के द्वारा और शत्रुओं के द्वारा घटित होते हैं। और इसमें नगरोपरोध युद्धे, नगर के में अवरोध, युद्ध, वात, अग्नि आदि विद्रव अर्थात उत्पादों के द्वारा पलायन का वर्णन इसमें किया जाता है। धर्मार्थ कामैः श्रृंगारो, इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों प्रकार का श्रृंगार पाया जाता है। नात्र बिंदु प्रवेशकैः, और बिंदु नामक अर्थ प्रवृत्ति और प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक की नियोजना इसमें नय मन नहीं होती है। और वीथ्यांगान यथालाभम, और वीथी के अंगों का समावेश जो है इसमें यथा योग्य समय के अनुसार, यहाँ पर प्रहसने यथा, जैसे प्रहसन में किया जाता है वैसे ही किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी विशेषताओं से युक्त यह समवकार नामक रूपक का भेद यहाँ पर वर्णित किया गया है कि इन अवस्थाओं से युक्त जो रूपक होगा वह समवकार की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद कहा है अथ वीथी नामक जो भेद है वह वीथी तु केशिकी वृत्तौ संध्यंगांग अंकैस्तु भाणवत रसः सूच्यस्तु श्रृंगारः स्पृशेद अपि रसांतरम युक्ता प्रस्तावना आख्यातैः अंगैः उद्घात्यकादिभिः एवं वीथी विधातव्या द्वयेक पात्र प्रयोजिता। जो वीथी होती है केशी की वृत्तौ, उसमें केशी की वृत्ति होती है, अर्थात इसकी रचना जो है वो केशी की वृत्ति में की जानी चाहिए। और संध्यंगांकैस्तु भाणवत, और इसमें संधि के अंग और अंक भाण की तरह अर्थात एक ही होते हैं। इस अर्थात इसमें केवल 2 संधियां मुख और निर्वहन होती है और 1 अंक की ही इसमें नियोजना की जाती है। इसका रस सूच्यस्तु श्रृंगार है, रस जो है वो श्रृंगार होता है और सूच्य होता है, किंतु स्पृशेद अपि रसांतरम, दूसरे अन्य रसों का भी इसमें स्वल्प मात्रा में स्पर्श या झलक देखी जा सकती है या होनी ही चाहिए। युक्ता प्रस्तावना आख्यातई, प्रस्तावना से पूर्व आख्यात कथित 12 13 यहाँ पर
जो अंगई ही, जो पूर्व कथित प्रस्तावना के जो 13 अंग है उनका यहाँ पर अंकों से समन्वित होती है। एवं विधि, इस प्रकार विधि जो है द्वैक पात्र प्रयोजिता, 2 पात्रों के द्वारा इस विधि की योजना जो है वो की जानी चाहिए। तो समवकार का प्राचीन रूप आज हमें उपलब्ध, समवकार का तो उपलब्ध नहीं होता है, परंतु विधि, विधि शब्द का अर्थ है मार्ग अथवा अंकों की पंक्ति। विधि की तरह यह टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण इस रूपक के भेद को विधि कहा जाता है, और इसमें श्रृंगार रस का परिपाक न होने के कारण वह प्रायः सूच्य ही होता है। उसके बाद आता है अंक। उत्सृष्टिकांके प्रख्यातम वृत्तम बुद्ध्या प्रपंचयेत, रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः, बाणवत् संधिवृत्त युक्तः स्त्री परिवेदितैः, वाचा युद्धम विधातव्यम तथा जय पराजयौ। कि जो अंक या उत्कृष्ट अंक है, इस 9वें भेद के बारे में निरूपण करते हुए कहा है कि वह कैसा होना चाहिए। प्रख्यातम, इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु को इसमें ग्रहण करना चाहिए, और बुद्धिया प्रपंचयेत, बुद्धि बल से उसमें परिवर्तन कर उसको विस्तारित किया जा सकता है। रसस्तु करुण है, इसमें अंगी रस जो होता है वो करुण होता है, और नेतारह प्राकृता नरा, इसके नायक जो होते हैं वे पात्र प्राकृत जन्य सामान्य होते हैं। बाणवत् संधि वृत्ति युक्तौ, बाण की तरह इसमें संधि और वृत्ति का योजन किया जाना चाहिए, और एकांक है, इसमें एक ही अंक प्रयुक्त होता है। करुण रस प्रधान होने के कारण यह स्त्री परिवेदितैः, स्त्रियों के विलाप से युक्त होता है। इसमें वाचा युद्धम विधातव्यम, वाक युद्ध या मौखिक जय पराजयौ, जय पराजय के वर्णन का समावेश किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से नाटकादि रूपक प्रबंध का सर्वसम्मत अंतर विभाग जो है, इसलिए इस रूपक को अंक शब्द के द्वारा अभिहित करना बताया गया है। तो अंक से इसका भेद जो है वो प्रदर्शित किया गया है। अब जो अंतिम रूपक का भेद आता है वो है इहा मृग। मिश्र इहा मृगे वृत्तम चतुरंकम त्रिसंधिमत नरदिव्या अविनय नायक प्रतिनायकौ, ख्यातौ धीरोद्धत वंत्यो विपर्य सात युक्त कृत दिव्य स्त्रियम अनिच्छन्तीम अपहारादि दिनेच्छतः, श्रृंगार भास समप्यस्य किंचित किंचित प्रदर्शयेत, संरंभम परमानीयम युद्धम व्याज निवारयेत, वध प्राप्तस्य कुर्वीत वधम नेव महात्मनम। कि रूपक का जो इतिवृत्त, जो अंतिम वह है इहा मृग। तो इहा मृग जो है रूपक का 10वां भेद है, और इसके बारे में कहा है मिश्र इहा मृगे। इसकी जो कथा वस्तु होती है वो मिश्रित होती है, इसका इतिवृत्त मिश्रित होता है, अर्थात कुछ इतिहास प्रसिद्ध होता है और कुछ कवि कल्पित होता है। और चतुरंकम, 4 अंक होते हैं। त्रिसंधिमत, और 3 संधियां, मुख प्रतिमुख और निर्वहन 3 संधियां होती है। नरा दिव्य, मानव देव में से कोई एक नायक हो सकता है, और अन्य प्रतिनायकौ, और बाकी अन्य प्रतिनायक होते हैं। और इसकी जो विषय वस्तु है वह ख्यात धीरोद्धत वंत्यौ, और नायक जो है वो धीरोद्धत होते हैं, इतिहास प्रसिद्ध और प्रकृति से धीरोद्धत होते हैं। और अंतिम नायक जो प्रतिनायक होता है वह ज्ञान की विपरीतता के कारण, विपर्यास के कारण अनुचित कार्य करता है, और इसमें दिव्यांगना को अपहरण आदि के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। और इसमें श्रृंगाराभास्य समप्यस्य, प्रतिनायक के आश्रय होने के कारण श्रृंगाराभास का इसमें कुछ कुछ वर्णन मिलता है, और किंचित किंचित प्रदर्शित, कुछ कुछ वर्णन इसमें प्राप्त होता है। कवि नायक तथा प्रतिनायक
दोनों के मध्य में युद्ध की उत्तेजना को चरम अवस्था पर देखा जा सकता है और किसी न किसी बहाने से वध प्राप्तस्य कुर्वीत है, वध की अवस्था प्राप्त होने पर उसमें वीर का वध कदापि वध प्राप्त से नैव महात्मन है, किसी महात्मा का वध यहाँ पर किया जाना निषिद्ध होता है। तो यहाँ इहा मृग जो है, जिस तरह नायक मृग की तरह अलभ्य किसी नायिका को प्राप्त करने की इच्छा करता है, अतः यह रूपक का इहा मृग नामक भेद कहलाता है। यहाँ पर प्रतिनायक की भ्रमात्मक व विपरीत बुद्धि के कारण अनुचित कर्मों को करने वाला उसे चित्रित किया जाना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यह नायक इहा मृग जो है वो रूपक का अंतिम भेद कहा गया है। तो आज हमने रूपक के समस्त शेष बचे हुए भागों का वर्णन प्राप्त किया। इसी के साथ यह तृतीय प्रकाश समाप्त होता है। धन्यवाद।